हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि आपको पता है कि हमारा रिवीजन चल रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। और आप सभी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें, जिससे कि चीज़ें सही ढंग से समझ में आएँ। और यदि आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो समझ लो कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। इसलिए आप कंप्लीट क्वेश्चनों को देखें और समझें। देखिए बच्चों, 3.6 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं 3.6 का। 3.6 का एक और क्वेश्चन करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और ये है 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे कि HCF और LCM दे रखे हैं हमें बच्चों। HCF दे रखा है x-5 और LCM दे रखा है हमें x⁻³ माइनस के 19x और माइनस के 20। हमें क्या करना है बच्चों, दोनों व्यंजक ज्ञात करने हैं। तो व्यंजक मान लेते हैं, एक तो u(x) ज्ञात करना है और एक हमें ज्ञात करना है b(x). ये दोनों व्यंजक हमें ज्ञात करने। अब आप ध्यान से समझना एक चीज़, तो बिल्कुल सवाल सरल लगेगा। जैसे मैंने एक तो ले लिया 10 और एक ले लिया बच्चों कितना, क्या ले लें बताओ, 15 ले लेते हैं। चलो तो 10 के टुकड़े करिए आप 2 × 5 और 15 के टुकड़े करेंगे 3 × 5। तो बताओ HCF कितना होगा इनका। HCF होगा 5 और LCM कितना होगा बच्चों बताइए। 2 होगा, 5 होगा और 3 होगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि HCF जो होता है वो कॉमन होता है। HCF जो होता है देखो LCM में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, HCF जो है वो LCM का एक गुणनखंड है। HCF जो होता है LCM का एक गुणनखंड है। तो बस यही थ्योरी है इस क्वेश्चन की और कुछ नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि HCF LCM का एक गुणनखंड होता है। HCF जो होता है वो एक क्या होता है, गुणनखंड होता है। अब क्या करना है, गुणनखंड होता है तो मैंने बताया था आपको कि यदि हम भाग दें तो हमारे पास शेषफल क्या बचता है, 0। तो आप LCM में HCF का भाग देने पर, तो बच्चों दीजिए भाग। कैसे देते हैं भाग, मैंने समझा दिया था आपको। x⁻³ माइनस के 19x और माइनस के कितने बच्चों, 20 हैं। इसमें आपको भाग देना है किसका, x-5 का। दीजिए भाग। तो x का भाग किस में देंगे, x⁻³ में कितनी बार जाएगा बताइए, x² बार, तो x² आ जाएगा। x² x से गुणा होगा तो x⁻³ और x² जब -5 से गुणा होगा तो माइनस के 5x² आएंगे। लेकिन x² वाला पद है नहीं यहाँ पर, है क्या, देखो x वाला पद है और बिना x वाला पद है। और जो आने वाला है वो क्या है, x² वाला पद है। तो यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे बच्चों, इसको बिल्कुल बाहर जाके लिख देंगे। तो इसको यहाँ लिख देंगे माइनस के 5x²। अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो ये तो प्लस का है, माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाला किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। अब आपको पता है मैंने कल क्या बताया था आपको कि सबसे पहले ज़्यादा घात लिखनी होती है। अब ये पद तो क्या हो गए, दोनों कैंसिल हो गए। अब एक पद, 2 पद और 3 पद बचे। तो ज़्यादा घात कौन सी है इसमें से, ये वाली है। तो आप इस वाले पद को कहाँ लिख लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद x वाला पद लिखेंगे और इसके बाद बिना x वाला पद लिखेंगे। फिर आप भाग दीजिए बच्चों 5x² में x का, तो कितनी बार जाएगा, 5x बार। तो किसके बार जा रहा है, प्लस के 5x बार। तो प्लस के 5x लिख दिया, सही है। 5x को x से गुणा करेंगे तो 5x² और माइनस के 5x गुणा -5x और -5 गुणा होंगे तो माइनस के 25x। तो ये माइनस और ये प्लस। अब क्या होगा बच्चों, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का है। प्लस के 25 और माइनस के 19 तो बचेगा कितना, 6x। कितना बचेगा बच्चों, 6x बचेगा ना। एक बार और देख लो, 5x² है,
एक्स क्यूब था 19, 20 माइनस के 5, 5 25 हो गई, माइनस के 5 एक्स स्क्वायर तो प्लस के 5 एक्स स्क्वायर हो गई, और उसके बाद 19 एक्स लिख दिया और माइनस के 20 लिख दिया। 5 एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एक्स बार, तो 5 एक्स बार 5 एक्स स्क्वायर, इससे गुणा हुआ 5 और 5 माइनस के 25 एक्स, 25 प्लस के और माइनस के 19, तो क्या बचेगा 6 बचेगा, और माइनस के क्या है बच्चों 20। अब भाग दीजिए दोबारा से, ये आपका 30 होगा बच्चों, कितना होगा 30 होगा, है ना, ये कितना होगा 30, ये करेक्शन कर लेना आप, 20 के स्थान पे कितना होगा 30 होगा, अन्यथा उत्तर नहीं आएगा आपका। अब आप x का भाग देंगे 6x में, 6x में किसका भाग देंगे बच्चों, x का, तो x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा 6 बार गया, तो 6x से गुणा होके 6x, और 6 माइनस 5 से गुणा होके माइनस के 30, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये कैंसिल, शेषफल क्या बच गया 0। यहाँ तक हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन। अब देखो आगे क्या करना है हमने जो टुकड़े किए हैं वो इसके किए हैं। देखो भाज्य बराबर क्या होता है आपका, बताइए भाज्य बराबर क्या होता है आपका, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, होता है नहीं होता है। भाज्य कितना है, x की घात 3 माइनस के 19x और माइनस के 30, भाजक कितना है बच्चों, x माइनस 5 है, और हमारा देखो बच्चों, लिखो इसको जल्दी से समझो। अभी देखो बच्चों यहां तक हो गया। अब क्या करना है, ये तो हो गया भाजक और ये क्या है आपका भागफल, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 6, और शेषफल कितना है बच्चों 0 हो गया यहां तक। अब क्या करना है आपको, ये किसके बराबर है बताइए। अब देखिए आपको यहां पर समझना पड़ेगा, ये सवाल तभी समझ में आएगा जब आप संख्याओं से चलेंगे। अब पहली संख्या बताइए, फर्स्ट संख्या क्या होगी, और इसके बाद सेकंड संख्या क्या होगी। तो जो फर्स्ट संख्या होगी वो क्या होगी बच्चों, क्या होगी बताइए। हमें HCF लेना है और इसमें भी क्या लेना है HCF लेना है, और इनटू अब HCF के अलावा जो संख्या बच रही है 2 और 3 आ रही है ना, तो 2 को ले सकते हैं इसके साथ या 3 को ले सकते हैं। हमने 2 को यहाँ ले लिया तो बची हुई संख्या को कहाँ ले लेंगे, 3 यहाँ ले लेंगे। तो HCF कितना है बताओ 5, HCF कितना है बच्चों 5, तो 5 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा बताइए 10 आएगा, और HCF 5 है तो 3 गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 15 आएगा। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, तो बताओ संख्याएं प्राप्त की या नहीं की, हमने कर ली ना प्राप्त, बस ये चीज है इसमें। तो हमें देखो एक टुकड़ा तो हो गया HCF का, अब इसके और टुकड़े करने हैं, अभी इसके और हमें गुणनखंड करने हैं। तो करिए बच्चों, ये किसके बराबर है x माइनस 5 है ये, तो इसके फैक्टर करो आप तो एक्स स्क्वायर, तो क्या क्या होंगे बताइए 3x और 2x होंगे। मैं समझा चुका हूँ, आप उस तरीके से करना है ना, ठीक है। फिर इसके बाद x माइनस 5, फिर x कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा बताइए x प्लस 3 बचेगा कोष्टक में, और फिर क्या बचेगा 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा। अब क्या हो जाएंगे बताइए गुणनखंड, x माइनस 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, और x प्लस 2 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है बच्चों, LCM के बराबर है। LCM ही तो था हमारा ये। अब देखो यहाँ पर HCF कौन सा है इसमें से, ये है। अब बताओ फर्स्ट और सेकंड, तो हम क्या लिख लेंगे u ऑफ x बराबर HCF लिख देंगे। HCF कितना बच्चों x माइनस 5, और b ऑफ x बराबर x माइनस 5। आपने HCF लिख दिए दोनों जगह, ऐसे तो लिखना HCF HCF, तो HCF लिख दिए। अब क्या करना है आपको, एक गुणनखंड कोई सा भी, बचे हुए 2 गुणनखंडों में से कोई सा भी गुणनखंड आप यहाँ लिख सकते हैं। तो आपने x प्लस 3 यहाँ लिख दिया, तो बचा हुआ x प्लस 2 यहाँ लिख दिया।
अब इसको आप सॉल्व कर लो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 5x और माइनस के 15। तो बताओ बच्चों क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15 आंसर। एक और बार सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 5x और माइनस के 10। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 आंसर। तो बच्चों सवाल इस तरीके से नहीं होगा, नहीं आपको समझ में आएगा। समझ में कहाँ से आएगा, इस वाले क्वेश्चन से। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको HCF और LCM दे रखा है तो आप क्या करेंगे, HCF का भाग LCM में दे देंगे, तो उससे LCM के गुणनखंड हो जाएंगे आपके पास। ये आपने गुणनखंड कर लिए LCM के, शेषफल प्रमेय लगा दिया आपने। उसके बाद आपने जो एक भाग आ रहा है द्विघात बहुपद वाला, उसमें आप उसके गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के बाद बहुपद हो जाएंगे। फिर उसके बाद पहला बहुपद और दूसरा, तो पहले बहुपद में भी HCF लेना और दूसरे में भी HCF लेना है। उसके बाद एक एक गुणनखंड कोई सा भी आप इसमें रख लेंगे। अब देखिए आगे पे, अब करते हैं बच्चों इससे संबंधित जो और क्वेश्चन है सेम उनको देखते हैं। लिख लेना इसको तरीके से। देखो अब इस प्रश्न एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। इस जैसे ही और कौन कौन से क्वेश्चन है वो आप करके देख लेना। 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, वो क्वेश्चन आप खुद करके देखना। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हो। तो एक है हमारा विविध के क्वेश्चन है, हमारे विविध का है। आप ये क्वेश्चन खुद ही करना, होमवर्क है आपका, करके देखना। यदि नहीं हो तो पूछ लेना, आप कमेंट कर देना मुझे। व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने बता ही दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन और हैं, इनको आपको ज़रूर करना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर किस पर बच्चों, एक्सरसाइज करते हैं हम 4, जो कि हमारी 6 अंक की है। कितने अंक की आती है एक्सरसाइज नंबर 4? 6 अंक की, ग्राफ वाली प्रश्नावली। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4 ग्राफ वाली जो एक्सरसाइज है, आपको इसमें ग्राफ बनाने हैं। रैखिक समीकरण वाली प्रश्नावली है। रैखिक समीकरण क्या होते हैं, जिनकी घात क्या होती है चर राशि की x। रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, तो रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है बच्चों, ऐसे 2 समीकरण और 2 चर वाले, तो 2 चर राशियां होंगी एक समीकरण में, उनकी घात कितनी कितनी होगी चर राशियों की, 1-1 होगी। और ऐसे 2 समीकरण यदि एक साथ लिखे हुए हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो मैं इसका व्यापक रूप लिख देता हूँ, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो बच्चों ये तो हो गया रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें 3 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति क्या है कि रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। कब करेंगी बच्चों, जब अनुपात a1 नॉट बराबर किसके आ जाए, b1/b2 के। और ऐसी स्थिति में केवल एक हल होगा, एक हल होगा, और इसको कहेंगे हम संगत हल। क्या कहेंगे बच्चों, संगत हल। दूसरी स्थिति समझो आप, रेखाएं यदि हमारी हैं समांतर, कोई हल नहीं होगा। अभी समझा दूंगा मैं सभी चीजों को। और असंगत हल, अभी एक तरीका है बिल्कुल सरल सा है, वो उसके द्वारा मैं समझाता हूँ इसको। अभी इसको लिख लो आप ऐसे ही। और तीसरी स्थिति होती है रेखाएं संपाती हैं। समांतर हल, रेखा संपाती हैं तो बहुत अनेक हल, बहुत हल, अनेक हल, अनंत हल, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और संगत हल,
अब बच्चों देखो आप, इसके लिए क्या होगा, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। समझो इसको क्या है। इससे संबंधित क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन हमें ग्राफ बनाने में हेल्प करती है वैसे, और वैसे इसका यूज भी नहीं करेंगे, लेकिन समझा रहा हूँ मैं आपको। तो क्या होगा, हमने चलना स्टार्ट किया यहाँ से, और पहली ही बार आपको रास्ता क्या मिल गया, बंद मिल गया। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप वापस आएंगे। यानी आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि आप वापस आएंगे। तब एक ही ऑप्शन है, आप चलना स्टार्ट किया, रास्ता बंद है, तो एक ही ऑप्शन है वापस आएंगे। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, तो मतलब केवल एक हल होगा। और जब हल हैं तो क्या होगा, वो संगत हल होगा। और रेखाएं क्या करेंगी, ऐसी स्थिति में प्रतिच्छेद करेंगी। उसके बाद क्या होगा, ये चले आप, लेकिन बाद में जाके रास्ता बंद हो गया। आप चलते गए चलते गए चलते गए, बहुत दूर चले गए, और बाद में पता चला कि रास्ता ही बंद है आपका। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं है। अब ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप चल चुके हैं दूरी तो, और लास्ट में जाके पता चल रहा है, आपसे कहा गया कि 2 घंटे का रास्ता है, और आपको बाद में पता चलता है कि 1 घंटे और 50 मिनट पर पता चलता है कि रास्ता बंद है। तो आप बहुत सारी दूरी तय कर चुके हैं, 90%। तो आपके पास क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। आप वापस तो आएंगे, लेकिन आप परेशान हो चुके होंगे तब तक, तो कोई हल नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं हम, असंगत हल। इसके बाद रेखाएं संपाती हैं, बहुत हल हैं, संगत हल हैं। आप चलते गए चलते गए चलते गए, आप चलते ही जा रहे हैं, यानी आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप चलते ही जा रहे हैं, किसी भी रास्ते पे चले जाइए। इसका मतलब क्या होगा, बहुत हल होंगे और संगत हल होंगे, और रेखाएं क्या होंगी, संपाती। अब ऐसी स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, तो कैसी रेखा प्रतिच्छेद करती है, ऐसे प्रतिच्छेद करती है। समांतर हैं तो ऐसे होंगी। अब देखो ये रेखा समांतर हैं तो कहीं पर जाकर मिलेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब इनका कोई भी हल होगा भी नहीं। और संपाती रेखा कैसी होती है, एक रेखा तो ये है आपकी, और इसके ऊपर ही एक और रेखा आ जाए ऐसे, तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं, संपाती रेखाएं कहलाती हैं। इसको लिख लो बच्चों। इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं। अब 6 अंक का क्वेश्चन है, ग्राफ में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें कैसे रिप्रेजेंट करनी है, वो चीज़ें सीखेंगे अभी हम। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमें, वो चीज़ें सभी समझाता हूँ मैं आपको। 6 अंक का ग्राफ आता है हमारा। देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ डायरेक्ट ही, आपको ग्राफ पेपर पर अंकित करना है, ग्राफ बनाना है, और कई सारे क्वेश्चन होते हैं 1-1 अंक के इसके साथ, वो क्वेश्चन भी आप पर आने चाहिए। तो देखो मैं समझाता हुआ चलूँगा, केवल एक ही ग्राफ समझाऊंगा मैं। एक्सरसाइज 4.1 में से आपको एक ही ग्राफ समझाऊंगा, लेकिन आप समझेंगे ध्यानपूर्वक तो चीज़ें सही ढंग से समझ में आएंगी। तो क्वेश्चन है 2x - 5y + के 4 बराबर 0। ये हो जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x + y - 8 बराबर 0, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या करना है, सबसे पहला काम क्या रहेगा कि अचर जो पद हैं आप इनको पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अचर पद एक तरफ होने चाहिए, तो आप करिए। तो 2x - 5y और + के 4 इधर आके किसके हो जाएंगे बच्चों, - के 4। तो ये समीकरण कितना हो गया, 3। फिर यहाँ से आएगा 2x + y और - के 8 इधर आके किसके हो जाएंगे, बताइए, प्लस के या माइनस के, तो प्लस के, और ये समीकरण कितना हो जाएगा, 4। अब आपको इनसे सारणी बनानी होती है, तो सारणी बनाना बहुत सरल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 3 में क्या करना है आपको, एक बार x बराबर 0 रखना है और एक बार y बराबर 0 रखना है। तो समीकरण 3 में x बराबर 0 पर, तो बच्चों x बराबर 0 पर देखिए क्या आएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन समझनी है आपको। x बराबर 0 रख दिया तो x वाला पद तो किस में चला गया, 0 में गया। 0 में गया तो क्या बच रहा है आपके पास, - के 5y बराबर - के 4। आप ये डायरेक्ट लिख लेंगे। समझ में आ रही है बातें, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना सीखिए आप। x बराबर 0 रखा तो x वाला पद 0 में गया, बचा हुआ - के 5y बराबर - के 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस कट जाएगा,
तो y बराबर आ जाएगा 4/5। यदि आप भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 10.8। इसके बाद आपको x बराबर क्या रखना है समीकरण 3 में। अब आपने x बराबर 0 रख दिया तो आपकी बार y बराबर 0 रख दो। तो y बराबर 0 रखेंगे तो y वाला पद 0 में गया तो क्या बचेगा 2x बराबर -4। 2x बराबर कितना बच गया बच्चों -4। तो x बराबर कितना बच जाएगा, देखो 2 का इधर जाके भाग लगेगा 4 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और माइनस और है तो -2। अब आप क्या करेंगे इसकी सारणी बना लेंगे। क्या करेंगे बच्चों इसकी सारणी, तो लिखना पड़ेगा तरीका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। समीकरण 3 की सारणी, समीकरण 3 की सारणी लिख सकते हो आप, या समीकरण को ही लिख सकते हो आप। तो सारणी बनाएंगे तो कैसे बनेगी बताइए, ऐसे बन जाएगी x y और x y, तो x बराबर क्या रखा एक बार 0, तो y का मान कितना आया x बराबर 0 पर y का मान 0.8, और जब आपने y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना है बच्चों -2। एक सारणी बन चुकी है आपकी। अब आपको दूसरी सारणी और बनानी है, तो बनाइए। कैसे बनाएंगे फटाफट। क्या करना है बच्चों, समीकरण 4 में x बराबर क्या रख देंगे आप 0 रखने पर, या x बराबर 4, यानी समीकरण 4 में x बराबर 0 पर, तो 0 रखिए तो x वाला पद क्या हो जाएगा 0 में चला जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा डायरेक्ट ही बताइए 8 आ जाएगा। इसके बाद समीकरण 4 में ही आप क्या करेंगे बच्चों, y बराबर 0 रख दो। तो y बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 हो गया, तो क्या बचा 2x बराबर 8। तो बताइए बच्चों 2 का इधर क्या लगेगा भाग, तो 8 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 4 बार। अब समीकरण 4 की सारणी बना लो। समीकरण 4 की सारणी तो बनाइए, क्या बनेगी, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। x की वैल्यू 0 रखिए तो y बराबर कितना है 8, और y बराबर कितना रखा है 0, तो x की वैल्यू कितनी आई है 4। तो बच्चों ये सारणी बन गई आपकी 2। आप जल्दी से लिखिए, मैं इसको मिटाऊंगा फिर ग्राफ पेपर समझाता हूँ मैं आपको ग्राफ पेपर कैसे बनाना है। जल्दी से बनाइए, सारणी बना लो जल्दी से। हाँ तो बच्चों लिख लिया होगा ये। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो देखिए मैं केवल सारणियाँ बना रहा हूँ इधर, और इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो थी समीकरण 3 की सारणी। समीकरण 3 ऐसे लिख देता हूँ हल्का सा, और ये है आपका x y 0.8 और -2 0, और समीकरण 3 और समीकरण 4 की सारणी में यहाँ बना लेता हूँ हल्की सी, x y 0 8 4 और 0। अब देखो बच्चों फटाफट ग्राफ कैसे बनाना है, क्या क्या उसमें ध्यान रखना है आपको, वो सब चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। इसको भी मिटा देता हूँ मैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो गहरी लाइन बनी हुई है ग्राफ पेपर में उन पे 2 अक्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2 अक्ष बना लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर इनके नाम भी लिखने होते हैं आपको। आप जल्दीबाजी में नाम लिखकर नहीं आते और आपका 1/2 अंक कट जाता है। समझते जाना आप, मैं जो बोलता जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। आपको अक्ष भी लिखनी होती हैं। यदि आपने अक्ष नहीं लिखी है तो आपका आधा अंक कट जाता है, या 1/4 अंक काट लिया जाता है। तो ये अक्ष लिख दी बच्चों। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो बिंदु होता है वो होता है O, और इसको हम लिखते हैं निर्देशांक में 0,0। यहाँ मूल बिंदु होता है 0,0, और इसको किससे दर्शाते हैं O से। ये भी दर्शाना जरूरी होता है। अब इस पे जो हमें अंक लेने हैं वो हमें सारणी के अकॉर्डिंग लेने हैं। हमें ये देखना है कि इसमें बड़ी संख्याएं तो नहीं है ज़्यादा। तो आप देखेंगे कि y पर आप कहाँ तक जाएंगे, 8 तक जाएंगे।
तो 8 खाने आ रहे हैं या नहीं आ रहे ऊपर, इन सभी चीज़ों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया, या -1 -2 -3। मैंने पैमाना अलग क्यों नहीं लिया, एक बड़ा खाना बराबर 1 कदम चल रहे हो आप, 1 खाना हो गया यहाँ पर 1 कदम चले। यदि आप 2 कदम चलते तो एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई, वो बताता हूँ मैं अभी थोड़ी देर बाद। यहाँ क्या होगा, 1 2 3, देखो 8 तक जाना है तो मैं छोटा सा लिख रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 हो गया यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर जो वाइट लाइन आएगी या वहाँ पर क्या लिखना, पैमाना लिखना होता है बच्चों। क्या लिखना होता है, पैमाना। और पैमाना कैसे लिखना होता है, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर क्या लिखना है, एक बड़ा खाना बराबर, अब एक बड़ा खाने बराबर आपने कितने कदम कूदे, 1 कदम कूदा। देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये बदल भी सकता है। आप यदि लगातार गिनतियां लिख रहे हैं 1 2 3 4, तो आपको एक बड़ा खाना बराबर क्या लिखना है बच्चों, 1 इकाई। यदि आप ऐसे लिखते 2 4 6 8 10, तो आप एक बड़ा खाना बराबर क्या लिखते, 2 इकाई। और इसी प्रकार बाई अक्ष पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। आप पैमाना भी लिख के आएंगे तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब इनको आपको रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, देखो एक्स अक्ष पर 0 है, उसको तो आप भूल जाइए, पहले एक सारणी के बिंदु अंकित करने हैं आपको। तो एक्स अक्ष पर 0, इसको भूल जाइए। बाई अक्ष पर 0.8, अब 0.8 कहाँ पे आएगा, आपको पता है, एक खाने के बीच में, जैसे ये है आपके पास, कितना लिखा हुआ है 1, यहाँ 2 लिखा है, तो इसके मध्य में छोटी छोटी लाइन कितनी रहती है बच्चों, 10 रहती है, नहीं रहती है। तो 10 लाइन रहती है, तो आपको कौन सी लाइन पर आना है, 0.8 है तो 8वीं लाइन पर आना है, छोटी वाली पर। तो 0.8 लगभग यहाँ होगा। ऐसे आपको सर्कल बनाना है, बिल्कुल हल्का सा, ऐसे डार्क मत करने लग जाना, यूं लगे रहो करने कहीं और फिर ऐसे करने लगे रहो, तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो गलत बनेगा और साफ नहीं बनेगा। चीज़ों का ध्यान रखना है। ये हो गया। उसके बाद एक्स अक्ष पर -2 है, बाई अक्ष पर 0, तो 0 वाले को भूल जाओ। तो जो -2 दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब आप इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए क्या खींच दो बच्चों, लाइन खींच दो। एक आपने रेखा खींच दी, एक सारणी के बिंदु दर्शा दिए और तुरंत ही क्या खींच दिया आपने, एक रेखा खींच दी। उसके बाद दूसरी सारणी के बनाओ। अब इस सारणी की रेखा बनाने के बाद आपको यहाँ पर इस रेखा के ऊपर समीकरण भी लिखना होता है। तो समीकरण 3 लिख दिया आपने, मैंने समीकरण 3 लिखा, आपको समीकरण ही लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, समीकरण को लिख देंगे। अब दूसरी सारणी पे आ जाओ, तो x बराबर 0 तो भूल जाइए आप, 0 को तो भूल जाएंगे। तो 8 जो आ रहा है वो कहाँ पर है, बाई पर। तो 8 कहाँ है, बाई पर, ये रहा। प्लस का है तो ऊपर, और इधर प्लस का है तो इधर चलेंगे, और नीचे आएंगे तो माइनस के आएंगे, और बाईं ओर आएंगे तो माइनस के आएंगे। इस बात का ध्यान रखना। अब x पर 4 होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो ये ऐसे लाइन खींच देंगे आप। अब आपको ये वाला बिंदु चाहिए बच्चों, ये वाला बिंदु लगभग कितना होगा बताइए, क्या आ रहा है बिंदु। अब आपको क्या करना है, इन बिंदुओं के निर्देशांक लिखने, जहां जहां ये बिंदु गोले बनाए आपने। तो इस वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बताओ, -2,0 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पर, ये आपकी एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पर आप कहीं भी चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। यहाँ क्या बाई अक्ष आ रही है क्या, इस अक्ष पर नहीं आ रही। तो बाई निर्देशांक क्या रहता है, एक्स अक्ष पर 0 रहता है, और बाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक क्या रहता है, 0 रहता है। अब यहाँ पर बताइए, एक्स अक्ष का बिंदु है ये, तो एक्स अक्ष का बिंदु है, तो क्या आ जाएगा, 4,0 आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, आपको आप नाम दे देंगे बिंदु, और ये वाला बिंदु बताइए क्या होगा, ये कौन से अक्ष पर है, बाई अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष तो क्या हो जाएगी, 0, और बाई अक्ष कितनी हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी।
और ये बिंदु ए मान लेते हैं, ये आप बी मान लेते हैं। उसके बाद ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। और इसके निर्देशांक बताइए क्या होगा, 0,8 हो जाएगा। और इस वाले बिंदु को आप क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। अब ये रेखाएं दोनों जहां पर भी प्रतिच्छेद कर रही हैं उस वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको। और उस वाले बिंदु के निर्देशांक कितने आएंगे जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये वाला जो बिंदु आएगा, देखो ऐसे आप लंब डाल लेंगे तो ये आएगा हमारा 3,2 आएगा। और इसको आप क्या कह रहे हैं, ई बिंदु। तो इस जहां पर भी रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, अब आपको भाषा लिखनी होती है कि सारणी से, मैं बोल रहा हूँ क्या लिखनी होती है, देखो सारणी से प्राप्त बिंदुओं को यहाँ लिख देता हूँ मैं, सारणी से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं, दो सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं जो कि बिंदु ई पर, बिंदु ई 3,0 पर मिलती हैं, पर प्रतिच्छेद करती हैं। और जहां पर भी प्रतिच्छेद करती है वहीं से आप x बराबर निकाल लेंगे। तो x बराबर कितना है बच्चों, 3, और y बराबर कितना होगा आपका, 2। तो ये हो गए आपके आंसर। अब इसमें आपको ये समीकरण 3 की रेखा है तो ये किसकी है बच्चों, समीकरण नंबर 4 की। इसके ऊपर समीकरण लिखना होता है, ठीक है। मैंने समीकरण मिटा दिए, इस वजह से मैं समीकरण का याद नहीं है मुझे क्या समीकरण थे। तो आप यहाँ समीकरण लिख के आएंगे, पैमाना आपने लिख दिया, x अक्ष y अक्ष वगैरह लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसके बाद एक एक अंक के क्वेश्चन और आते हैं। इसमें एक एक अंक के क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपसे कहा जाएगा कि ये रेखाएं y अक्ष को जहां पर काट रही हैं, तो y अक्ष को कहां पर काट रही है, एक तो बिंदु ए पर और एक कहां पर काट रही है, सी पर। तो इन बिंदुओं के निर्देशांक लिखने होते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, y अक्ष पर काट रही है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0,8 y अक्ष के लिए कहे तो, और ये हो जाएगा 0,8, एक हो जाएगा 0,8 और एक हो जाएगा 0,8 y अक्ष के लिए कहे तो। एक क्वेश्चन और आता है हमारा कि x अक्ष तथा रेखाओं द्वारा बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो x अक्ष तो ये रहा बच्चों, देखो x अक्ष और रेखाओं द्वारा बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो ये x अक्ष होगी और ये क्या होगी बच्चों, रेखाएं। तो इससे क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, BED। तो त्रिभुज बन जाएगा आपका BED। कौन सा त्रिभुज बनेगा बच्चों, BED। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एक एक अंक के। और ये कैसे बन रहा है, x अक्ष को ले लिया है और रेखाओं को ले लिया है। तो हमारा क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है BED। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है रेखाओं द्वारा तथा y अक्ष द्वारा। तो रेखा तथा y अक्ष द्वारा बताइए कौन सा बनेगा, रेखा तो ये रही दोनों और y अक्ष ये रही, तो AEC। तो एक त्रिभुज बनेगा बच्चों AEC। ये y अक्ष और रेखा है ना, और ये x अक्ष और रेखाएं, मैंने लिख रहा नहीं है, x अक्ष और दोनों रेखाओं द्वारा और y अक्ष और दोनों रेखाओं द्वारा बनने वाला त्रिभुज। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका कि x अक्ष y अक्ष और रेखाओं द्वारा। तो x अक्ष और y अक्ष और रेखाओं द्वारा तो कोई त्रिभुज बन रहा ही नहीं है यहाँ पर, तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये वाला त्रिभुज आप 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अब एक क्वेश्चन और आता है कि आपको 2 समीकरण दे दिए, अब एक समीकरण और दिया हुआ होगा, हमें क्या दिया होगा, एक समीकरण और दिया होगा जिसमें हमें जैसे a का मान पूछ ले या b का मान पूछ ले और x और y हमें दे रखे। तो ऐसे दे दिया ax + y = 6। a का मान ज्ञात कीजिए। अब ये 2 समीकरण देने के बाद हमने सरल कर लिया, x और y के मान आ गए। अब हमें a का मान पूछ रहा है ना, तो x और y के मान यहाँ जो आए हैं वो वाले मान आप यहाँ रख दो इस समीकरण में। तो कैसे रखेंगे बच्चों, a × x का मान कितना, 3
प्लस y बराबर 6, y का मान कितना है बताइए, 2 बराबर 6, तो 3a बराबर 2 इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो कितना बचेगा बच्चों 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4/3 आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बता दिए। एक तो सिंपल क्वेश्चन बनता है, ग्राफ बनाइए, प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक लिख दिए, एक त्रिभुज बनते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि रेखाएं बाई अक्ष को जहाँ पर काटती हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। ऐसे भी आ सकता है रेखाएं जहाँ पर एक्स अक्ष को काटती हैं, तो एक्स अक्ष को एक तो यहाँ पर काट रही है रेखा, एक यहाँ पर काट रही है, इन बिंदुओं के निर्देशांक लिखने होते हैं। त्रिभुज के बारे में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन ऐसे आता है, 2 रेखा दे दी और एक रेखा ये दे दी, तो इसमें ऐसी वैल्यू होगी, या तो ए दे दिया जाए, बी दे दिया जाए, के दे दिया जाए, उसका मान पूछा जाएगा। तो इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाए तो आप किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ए की। तो एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ से आएंगी, यहाँ से। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा, और इसके बाद हम करेंगे अगली एक्सरसाइज 4.2, और वो हम करेंगे कल की क्लास में। और वीडियो को कंप्लीट देखा करें जिससे कि चीज़ें सही ढंग से समझ में आए। ओके, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।